आप अभी तक सोई नहीं? यारम रात गए शहर से वापस आया तो फरेश होने की गरज से सीधा अपने कमरे में चला आया और सामने सूफे पे चाहत पांव लटकाए बैठे देखकर पूछा। नींद नहीं आ रही थी। चाहत ने बना इसकी तरफ देखे सर झुकाए जवाब दिया, तो यकीनन आपने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। अपने बहुत करीब से यारम बलूच की गंभीर आवाज़ सुनकर चाहत ने एक पल के लिए अपने नीले नीनों की तिरछी निगाहों से उसे देखा। जी मुझे भूख लगी थी, इसीलिए नींद नहीं आ रही थी। इसकी खाइफ नज़रों से डर कर हिकलाते लहजे में गव्या होने लगी। वो गहरा सांस लेते हुए अपने शानों पर मौजूद शाल इतार कर सूफे पे फेंकते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और किचन की तरफ बढ़ गया, जहाँ से अभी भी खट्टर पट्टर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। शाजिया जाने से पहले किचन की चीज़ें समेट रही थी। सुने, यारम किचन के दरवाजे पर खड़े खड़े ही किचन में काम करती हुई शाजिया को आवाज़ दे दी। शाजिया सरदार यारम की आवाज़ सुनकर फौरा पलट कर देखने लगी। जी सरदार, कुछ चाहिए आपको? शाजिया ने मुअद्दब अंदाज में पूछा। सुबह नाश्ते के बाद मैंने सूप बनाने के लिए कहा था। बनाया था आपने? यारम ने उसे याद दिलाया। जी सरदार, बन गया था। तो फिर आपने चाहत को दिया क्यों नहीं? वो सपाट अंदाज में इस्तफसार कर रहा था। माफ़ कीजिएगा सरदार, मुझे पता नहीं था ये सौंप के लिए बनवाया गया है। अब की बार वो माजरत ख्वाहाना अंदाज में बोली। शर्मंदा होने की ज़रूरत नहीं, गलती मेरी ही थी। मुझे आपको बता देना चाहिए था कि ये सौंप आपने किसको देना है। एक बाउल में सूप निकाल दें, जौस और पानी का गिलास भी टरे में रख दें। शाजिया ने इसकी हदायत के मुताबिक टरे सजाए। इसके आगे किया। मैं ले आऊँ सरदार? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद ले जाऊँगा। यारम बलूच ने शाजिया के हाथों से ट्रे लिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। शाजिया ने हैरत अंगेज़ निगाहों से अपने सरदार को जाते हुए देखा। ये लो सौंप पयो। यारम बलूच दरवाज़ा खोलकर अंदर आया और टरे चाहत के सामने रखकर हकमिया अंदाज में बोला। चाहत तो अभी तक शाक के आलम में सौंप को ही देखे जा रही थी। मैं नहीं पैती सौंप, ये भी कोई पीने की चीज़ है, उसने दिल में कहा। इसके सामने ज़बान खोलने की हिम्मत नहीं थी। क्या हुआ, शुरू करें? यारम बलूच ने नर्म लहजे में गव्या होते हुए बत्त बने बैठी चाहत को अपनी तरफ मतवजा किया। ये मैं पीऊँगी? चाहत ने अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों से उसे देखते हुए पूछा। क्यों, क्या हुआ? कोई मसला है तो आप शय्यर कर सकती हैं। मुझसे मैं आपको पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि आप बला झझक हर दिल में आई बात और दिमाग में आया ख्याल मुझसे शय्यर कर सकती हैं। वो मुलायमत से बोला। चाहत की आंखें नम हुए। इसकी बात पे ऐसे ही तो प्यार से मेरे बरो मुझसे बात करते थे और मेरे सारे नुखरे उठाते थे। आदम को याद कर कि इसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली। जल्दी जल्दी शुरू करें, सौंप ठंडा हो रहा है। ना मुझे नहीं पीना ये सौंप। वो नखवत से नाक भनोएं चढ़ाकर बोली और सौंप का बाउल उठाकर साइड टेबल पर रख दिया। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए सौंप बनवाया था। बुखार में रोटी खाने से बुखार बिगड़ सकता है, इसलिए लाइट सा सौंप बेहतर रहेगा आपके लिए। मैंने कहा ना, मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना। वो इसके पास से उठकर अपनी होनी टील झुटकती हुई दूर जा खड़ी हुई। सौंप तो आपको पीना पड़ेगा, यूं भूखा तो सोने नहीं दूंगा आपको। यारम भी बज़त हुआ। उसकी सेहत के ख्याल से चलें ठीक है। आपने अगर मुझे पकड़ लिया तो मैं सौंप पीऊँगी, और अगर नहीं पकड़ सके तो मुझे डेरी मुलक खुलानी होगी, इसने शर्त रखी। अच्छा, तो ऐसी बात है? इसके चैलेंजिंग अंदाज पे यारम ने अबरो अचकाकर कहा। जी बिल्कुल, आप मुझे पकड़ नहीं सकते। कहते ही चाहत ने बस्तर के दूसरी तरफ दौड़ लगाई। यारम इसके पीछे भागा। चाहत पाँव बस्तर पे रखकर ऊपर चढ़ी। जब तक यारम इसकी तरफ आया वो बस्तर के दूसरी तरफ उतर चुकी थी। वो इसकी ओर दूसरी समत आया। चाहत फिर से उसे चुकमा दिए इसके बाजों के नीचे से निकलते हुए दूसरी तरफ गई। वो कभी बस्तर के ऊपर से चढ़कर दूसरी तरफ इतर जाती, कभी तेज़ी से उसकी पहुंच से दूर हो जाती। कमरे के चक्कर काट काट कर दोनों के सांस फूल चुके थे। चाहत खिखलाते हुए इस बार इसकी पकड़ से निकलने ही वाली थी कि यारम ने इसकी कलाई से खींच उसे ड्रेसर से लगाया। चाहत की पश्च ड्रेसर की तरफ थी। यारम ड्रेसर के दाएं बाएं अपने बाजू रखकर इसके भागने की तमाम राहें मजदूद कर चुका था। आप पकड़ी गई, अब तो सौंप पहना पड़ेगा। अपने पकड़े जाने पर वो हैरान रह गई। आदम उसे कभी पकड़ नहीं पाता था। वो समझी थी यारम से भी वो जीत जाएगी, मगर सद अफसोस ऐसा हकीकत में न हुआ।
चाहत की हैरांगी भरी कैफियत पर यारम के अंदर इस वक्त हंसी के फवारे फूट रहे थे, जबकि चाहत का गुलाबी मायल चेहरा इस वक्त हार जाने की शर्मिंदगी की वजह से मज़ीद सरख पड़ चुका था। पर मुझे वो बदमज़ा सौंप नहीं पसंद। वो चेहरे के जाविये बिगाड़ कर बोली। यारम की हंसी को ब्रेक्स लगें। उसने अपनी सरमई आंखों से उसे घूर कर देखा। अच्छा, एक ही शर्त पे। उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। वो क्या? उसने अब्रू अचकाकर सपाट अंदाज में पूछा। यारम ने उसके चेहरे की सरखी को शर्मिंदगी के अलावा भी मज़ीद सरख देखा तो आगे बढ़े उसकी पेशानी पे हाथ रखकर इसका बुखार चेक किया। देखा योग्या, न फिर से टेम्परेचर कहा भी था। आपको आराम करें। फजूल में उछल कूद कर रही थीं, अब थकावट से बुखार हो गया। यारम की बर्दाश्त कुछ ही देर बाद जवाब दे गई, इसीलिए तेज़ लहजे में गोया हुआ। चाहत के चेहरे का रंग फीका पड़ा। इसकी डांट से, यार एक तो आप बात बात पे नाराज़ हो जाती हैं, आप ही की लापरवाही की वजह से हुआ है बुखार। अब आपको डांटों भी नहीं अच्छा बताएं। मुझे कैसे पीना चाह रही थीं, सूप शर्त बताएं, वो भी। इसने मफाहमत से कहा ताकि वो मज़ीद नाराज़ ना हो जाए, जैसे बरो खाना खुलाते थे वैसे। वो मन्ना फैलाकर बोली। यारम ने अपनी सरमई आंखों को सिकीड़ कर इसकी तरफ देखा और दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि आखिर वो क्या चाहती थी। यकलख्त इसके दिमाग में झमाका सा हुआ। पहले दिन ही वो डाइनिंग टेबल पे इसकी थाई पे आकर बैठ गई थी और कह रही थी कि उसका भाई भी उसे बचपन से ऐसे ही खाना खुलाता था। यारम ने ठंडी भरी और जाकर बीड़ पे बैठा। आए इधर। यारम ने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। चाहत ने अपना नाजुक सा हाथ इसके हाथ पे धर दिया और ख़ुद इसकी थाई पे बैठ गई। चलें जल्दी पें, फिर आपका इलाज भी करना है। यारम बलोच चेहरे पर बना कोई तासर जाहिर करे इसके चेहरे को देखते हुए उस हद संजीदा लहजे में गव्या हुआ। ना मैंने कोई इलाज नहीं करवाना। अब आप डॉक्टर हैं तो उसमें मेरा क्या कसूर है? ना आप सारी डॉक्टरी मुझ मासूम के निकालेंगे। आज बड़ी ज़बान चल रही है। खैर तो है किसकी सोहबत में उठने बैठने लगी हैं। यारम ने हमेशा उसे चुप देखा था, मगर आज यूं पटर पटर बोलते देखा तो पूछे बना न रह सका। चाहत फ़ौरन गुस्से में आते हुए उसकी थाई से उठी, मगर यारम ने अब की बार मजबूती से उसका बाजू थामकर उसकी वहाँ से भागने की कोशिश को फ़ौरन नाकाम बना दिया। वो हमेशा आदम से ऐसे की ढेरों ढेर बातें करती थी। रात को जब वो थक कर आता तो चाहत इसे सारे दिन की रोदात सुनाती, इसे छोटी से छोटी बात बताती। कभी कभी तो आदम इसकी बातें सुनता हुआ सो जाता और सुबह उठकर दोनों की इस बात पे प्यार भरी झड़प हो जाती। आज सिसी से बातें कर कि इसे वही दिन फिर से याद आ गए, इसलिए वो यारम के सामने भी वैसे ही बोलने लगी। अभी आपको टेका भी लगाना है, मेडिसन से बुखार को फ़र्क जो नहीं पड़ रहा। यारम ने गविया। इसके सर पे धमाका किया। इसे हमेशा ही टीके से डर लगता था। पहले भी जब कभी वो बीमार हो जाती थी वो आदम से कहकर मेडिसिन मंगवा लेती थी, मगर टीके से कोसों दूर भागती थी। आज टेके का नाम सुनकर इसके हाथ पांव फूलने लगे। नन नहीं नहीं टेका नहीं, आप रखिए, मैं सौंप पी लेती हूँ। चाहत टेके का सुनकर मन्ना फैलाए पैर पटकने के अंदाज में वापस इसकी थाई पर बैठ गई। सूप इस कदर फीका और बद जायका था कि उसके हलक से नीचे ही नहीं उतर रहा था। ऑफिफ, इतना फीका सौंप है, मैं कैसे पीऊँगी उसे? चाहत अपनी डबडबाई आंखों समेत सौंप के बाउल को ही देखे जा रही थी। गड़ गरल की तरह ख़त्म करें उसे। यारम ने अब की बार चेहरे पर थोड़ी सख्ती लाए कहा और चम्मच भरकर इसके मना में डाल दिया। आदम भाई, आप वापस आएंगे तो पूछूंगी आपसे अच्छी तरह। चाहत ने गायबाना तौर पर जेर लब बड़बड़ाने लगी। इसे झंझलाहट से बड़बड़ाते देख यारम बलूच के मूंछों तले अनाबी लबों पर मबहम सी मुस्कुराहट अभर कर मालूम हुई। यारम सौंप के चम्मच भरकर इसके मना में डालता रहा और वो ना चाहते हुए बेदिल्ली से पीती रही। आप यहाँ बैठें, मैं आपके लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। वो चाहत का बाजू पकड़कर उसे बस्तर पे बैठाते हुए खुद वहाँ से उठा और अपने मेडिसिन बॉक्स में से मेडिसिन नक्सल कर लाया। ये बहुत कड़वी होती है। वो बड़ा सा मन्ना बनाकर बोली, अगली बार मेडिसिन कंपनी को कहूँगा आपके लिए मीठी दवा ईजाद करें। वो हल्का सा मुस्कुराया। चाहत ने नाराज़ नज़रों से उसे देखा। जोस के साथ लें मेडिसिन, फिर ज़्यादा कड़वी नहीं लगेगी। यारम ने जूस का गिलास उठाकर इसकी तरफ बढ़ाया तो चाहत ने उसे थाम कर टी बेल्ट मुना में रखी और जूस का गिलास लबों से लगाते हुए सारा खाली कर दिया।
यारम बलूच ने मेडिकल बॉक्स में से सरंज और इंजेक्शन निकाला। चाहत ने खूफजा आंखों से उसे देखा। इसके गले की गलटी अभर कर मालूम हुई। वो इंजेक्शन तैयार कर चुका था। इसने उसे थोड़ा सा प्रेस कर सुई की जानिब से थोड़ा सा इंजेक्शन बाहर निकाला। इंजेक्शन देखकर चाहत की जान लबों पे आई। उसने थूक निगलते हुए इसे हिरासा नज़रों से देखा। ओ कम ऑन चाहत, इतनी बड़ी होकर इतने छोटे से इंजेक्शन से डरती हो? यारम बलूच ने घुटनों के बल इसके सामने दोजानों बैठकर कहा। चाहत की नज़र यारम पे कम और इंजेक्शन की नोकीली चकमती हुई सुई पे ज़्यादा थी। प्लीज़ अंकल, मुझे डर लगता है इंजेक्शन से, वो कपकपाती हुई आवाज़ में बोली। इस बार फिर से अंकल के कहने पे यारम की पेशानी पर शक्नों का जाल बिछा। मेरा बुखार भी उतर गया है। माँ अम्मी, मैं ठीक हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपको नींद नहीं आई? आप सो जाएं ना प्लीज़, इसने हिकलाते हुए कहा। चाहत, इंजेक्शन लगाने में देर ही कितनी लगती है। चलो शाबाश, जल्दी बाजो आगे करो। फैन नहीं, इसने डरते हुए नफ़ी में सर हिलाया। रिलैक्स चाहत, इसने चाहत को प्रस्कोन करना चाहा। अच्छा मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। यारम बलूच ने इसकी नीली आंखों में अपनी सरमई आंखें गाढ़े आंच देते लहजे में कहा तो चाहत इसकी गहरी आंखों में देखते हुए जैसे उनमें खुद को डूबता हुआ महसूस करने लगी। पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनना, इसे समझने की कोशिश करना, फिर की कोई फ़ैसला करना। वो किसी फ़ैसले पर पहुंचकर आज इससे सारी बात कर लेना चाहता था। इसे सच्चाई से रोशनास करवाना चाहता था। उनकी आंखों का रंग कितना प्यारा है और बाल, वो इसकी पेशानी पे बखरे सियाह बालों को देख रही थी। इसकी नज़र यारम बलूच की सतवा नाक पे ठहर सी गई, जो तीखी और मगरूर सी लगी। बिल्कुल इसी की तरह वो इसके वजह नुकूश को नहार रही थी। चाहत, मुझे तुमसे कहना था, मेरा मतलब मुझे तुम्हें बताना था कि वो हिम्मत मुज्तमा कर रहा था, मगर न जाने क्यों आज ज़बान साथ नहीं दे रही थी। इसने चाहत की गोरी कलाई पे अपना हाथ रखा, मगर चाहत को उसका लम्स महसूस ही नहीं हुआ। वो इस कदर खो चुकी थी। उसे करीब से देखने में यारम का हाथ इसकी कलाई से सरकता हुआ इसकी शाल बाजों से हटा चुका था। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वो इसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोला। कि चाहत ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। इसका दिल यकबारगी से धड़का। क्या जो सस्सी कह रही थी, मेरे हस्बैंड भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं, ये सोचकर इसके चेहरे पे शर्मगे मुस्कान फैल गई। सीने में धड़कने उथल पत्थल होने लगें। मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। कौन सा? वो हलक तर करते हुए बेमुश्किल बोली। चाहत, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नज़र उतारने का दिल करता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे होते हैं। वो लोग, तुम्हें पता ही तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं और तुम्हारी नकरई घंटियों जैसी जलतरंग आवाज़ तुम्हें देखकर, तुम्हारी आंखों को देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट को देखकर सिदक़े जाने को जी चाहता है। यारम की आंखों बोल रही थीं, मगर ज़बान जंग आलूद हो चुकी थी। आ। तभी चाहत के मुना से ज़ोरदार चीख निकली, क्योंकि यारम बलूच अपना काम दिखा चुका था। इसके बाजू में इंजेक्शन लगाकर इसने मुस्कुराकर निचला, लब दांतों तले दबाया। चाहत की आंखें नम हो गईं। उसने छप्पड़ कर यारम पे हमला कर दिया और इसके हाथ पे अपने दांतों से काट लिया। ये क्या था जालिम लड़की। यारम बलूच ने अपने हाथ को देखा, जहां इसके दांतों के निशान सबत हो चुके थे। जालिम में नहीं आप हैं, और साथ ही साथ चीटर भी हैं अंकल, वो दांतों की नुमाइश करते हुए बोली। बदला लेकर उसे सुकून महसूस हुआ। चीटर तो ठीक है, लेकिन अगर दोबारा इनकल कहा तो यकीन करो बहुत बुरा हुआगा। कहूँगी इनकल इनकल इनकल। वो मुस्कुराकर भागने के लिए पर तोल रही थी कि यारम ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसकी पश्त को अपने सीने से लगाया। अब बोलो, क्या कहोगी? मम्मा, मुझे लगा आप कुछ और कहना चाहते हैं। इसके इतने करीब आने पे चाहत का दिल पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को बेताब था। मिसलन क्या कहना चाहता था मैं? वो इसके कान के करीब चेहरा किए सरगोशी नमा आवाज़ में बोला, न नहीं, कुछ नहीं। वो अनकारी हुई कहो जो दिल में महसूस हो रहा है, वो उसे अक्सा रहा था। आप पहले बताएं। वो मोम की मानंद पघल रही थी। मैं तुमसे ये कहना चाहता था कि यारम ने अब की बार संजीदगी से इसे सच बताने का फ़ैसला किया और इसका रख अपनी तरफ किया। ठक 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 बाहर से दरवाज़ा खटकने की आवाज़ आई तो दोनों ने चौंक कर दरवाजे को देखा। जी, इतनी रात को आप यहाँ, कोई मुसल्ला है? यारम ने दरवाज़ा खोला तो सामने शाजिया थी।
उसने सवालिया लहजे में पूछा। जी, वो बड़े सरदार को चाय देने गई थी। उन्होंने आपका पूछा तो मैंने बता दिया कि आप शहर से वापस आ गए हैं, तो वो आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। इसने तफसील से बात बताई। ठीक है, आप जाएं। उसने कहते ही दरवाज़ा बंद किया। चाहत वहीं खड़ी उसे देख रही थी। आप भी मेरे साथ चलें, बाबा साएं और मासा से मिलने। नहीं, आप जाएं। इसने जर्श बलूच के रोये का सोचकर इनकार किया। सारा दिन कमरे में रहकर बोर नहीं हो जाती आप? कमरे से बाहर निकला करें, घूमा फिरा करें, इससे सेहत पे अच्छा असर पड़ता है। लेकिन वो कहना भी चाहती थी मगर चुप रही। वो उसकी कैफियत को बखूबी समझता था। वो उसकी वालदा की वजह से परेशान थी। मेरी माँ सा दिल की बहुत अच्छी हैं। आप एक बार आगे बढ़कर इनसे बात करें, दोस्ती की कोशिश करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छी माँ के साथ साथ एक अच्छी सास भी साबित होंगी। मगर वो कशमकश में मुब्तला अंगलियां चटखाने लगी। आपको बस इनसे सूरी कहना है। मगर क्यों? इसने नासमझी से पूछा। उन्हें लगता है आपने उनसे उनका बेटा छीन लिया है। लेकिन मैंने तो नहीं छीना आपको किसी से। मुझे पता है आप बेकसूर हैं। हम माँ बेटे की लड़ाई में पस रही हैं। एक घर में रहते हुए यूं अलग अलग रहना मायूब लगता है कि एक छोटी सी कोशिश है। आप करके देख लें। अगर वो ना मानी तो दोबारा आपसे कभी ऐसा करने को नहीं कहूँगा। कह देगी ना? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। वो यारम के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। इस्लाम वलीकम। यारम बलूच ने कमरे में दाखिल होकर दोनों को मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम इस्लाम। दोनों ने उसे जवाब दिया। चाहत ने भी डरते डरते आहिस्ता आवाज़ में सलाम किया। आओ बैठो। बच्चों, मुझे यारम तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए तुम्हें बुलाया। जी बाबा जान, कहिए। कमरे में बेड से ज़रा दूरी पे 2 सूफ़े रखे हुए थे। उन्हें में से एक पे सरदार फलक बलूच विराजमान थे। यारम बलूच इनके साथ वाले सूफ़े पे जाकर बैठ गया, जबकि चाहत वहीं खड़ी यारम को देख रही थी। यारम ने उसे आंखों से इशारा किया। बेड पे जरश बलूच के साथ बैठने का उसने झटनफी में सर हिलाया। इस बार यारम ने ज़रा घूरते हुए उसे बैठने का इशारा किया। वो बादल नाख्वास्ता कदम उठाते हुए बस्तर के एक कोने पे टक गई। उसका जिस्म होले होले कपकपा रहा था। जर्श बलूच के इतने करीब बैठने पे जर्श बलूच ने करीब बैठी। चाहत का सरतापा जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। यारम, मैं चाहता हूँ कि कल तुम्हारा वलीमा रख लूँ। सारे गांव में तुम्हारे निकाह की खबर फैल चुकी है, तो वलीमा करने में कोई हरज नहीं। तुम बताओ क्या कहते हो इस बारे में? मुझे कोई एतराज़ नहीं बाबा साएं। आपका हर हुक्म सर आंखों पर दिल खुश कर दिया तुमने तो। अब अपने बाप की एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो। वो मुस्कुराकर बोले, बाबा साएं आखिरी मत कहीं, बस आप हुक्म दें, कौन सी ख्वाहिश? जल्दी से मुझे मेरे नन्हे मने वारिसों का मना दिखा दो। वो यारम की तरफ देखकर इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोले कि वो बात इन दोनों के सिवा कोई नहीं सुन सका। लेकिन बाबा साएं, इसने हैरत ज़दा नज़रों से उन्हें देखकर कुछ कहना चाहा। क्या मेरी ख्वाहिश नाजायज़ है? उन्होंने अब्रो अचकाकर सवाली अंदाज में पूछा। नहीं बाबा साएं, मगर सूरी। बिलाखिर हिम्मत किए चाहित ने जर्श बलूच से कह ही दिया। वो किस लिए? जर्श बलूच देखे चतुनों से घूरते हुए बोले, वो उन्होंने कहा था आपसे कहने के लिए। उसने यारम की तरफ इंगली का इशारा किए। जर्श बलूच से कहा। यारम बलूच अपना भांडा फूटने पे इज़हद शर्मंदा हुआ। फलक बलूच के चेहरे पे मुस्कुराहट रेंग गई। लो, ये पट्टियाँ पढ़ाकर लाया है तुम्हें। मैं तो समझी थी कि तो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाती होगी, जो ये अपनी माँ को भूल गया। उन्होंने शकवा कना निगाहों से यारम को देखते हुए नरूठे लहजे में कहा, नहीं मासा, ऐसी बात नहीं। बस गांव और शहर दोनों के कामों से फरागत मिसर नहीं। तो मयाफ़ी उससे क्यों मंगवा रहा है? मयाफ़ी तो तुझे मांगनी चाहिए। जी, मैं वही मांगने वाला था। मुझे माफ़ कर दें मासा, मैंने आपसे पूछे बना इतना बड़ा कदम उठाया। वो बोलते हुए अपनी जगह से उठा और जर्श बलोच के पास आया। हमारी बेटी हमारे पास आकर बैठो और बताए कि उसे कल वलीमे के लिए कैसे कपड़े चाहिए। फलक बलोच ने चाहत को प्यार भरे अंदाज में मुखातब किए अपने पास बुलाया। वो उठकर यारम बलोच की खाली की गई जगह पे बैठ गई। बात सुनो। जर्श बलोच ने चाहत को पुकारा। वो भी उनकी आवाज़ सुनकर चुपचाप उनकी तरफ देखने लगी। जी आंटी? उसने आहिस्ता से पूछा। ये विलायती रिश्ता आंटी क्या होता है? जैसे यारम मुझे मासा कहता है वैसे ही कहो।
मगर मुझसे बोला नहीं जाता मासा। अजीब सा लगता है मैं आपको मम्मी कहूँ। उसने डरते हुए कहा। लोजी बहू भी विलायती और रिश्ता का नाम भी। वो मुस्कुरा कर हल्के फल्के अंदाज में बोलें, चलो ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। उनका दिल पसीज गया था। इसके बारे में सुनकर, वैसे एक बात है यारम, मेरी बहू चांद का टुकड़ा लगती है। वो इसके मासूम चेहरे की तरफ देखकर बोलें, इसीलिए तो चांद को आसमां से चराकर अपने साथ ले आया हूँ। इसके मना से बेअख्तियार निकला। चाहत ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। यारम ने नज़रें चराएं। वो पहलू बदल कर रह गई। आप मुझे माफ़ कर दें मासा, मेरी हर नादानी के लिए आपकी दिल से कदर करता हूँ, इसने धीरे कहा। मासा चाहत के पेरेंट्स की इसके बचपन में डेथ हो गई थी और मेरे हाथों भी उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। बस हालात की कुछ ऐसे थे कि मुझे उससे निकाह करना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? मासा फिर कभी तफसील से बरसूंगा। चाहत के माँ बाप की वफ़ात का सुनकर जर्श बलूच के चेहरे पर भी एक साया आकर गुजर गया। उन्हें भी पता था कि तब क्या हुआ था जब वो यारम के साथ इस घर में आई थी। बस उनको वक्ती गुस्सा था। वो अखरोट की तरह बाहर से सख्त और अंदर से नरम थीं। यहाँ आओ मेरे पास। उन्होंने चाहत को प्यार से आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। चाहत छोटे छोटे कदम उठाते हुए आकर यारम बलूच के साथ इनके करीब बैठ गई। प्यार करती हो मेरे बेटे से? उन्हें ताज्जुब हुआ था यारम की आधी अधूरी बात पे, लेकिन इस बात की खुशी भी हुई थी कि उसको बहुत प्यारी बीवी मिली थी। जी प्यार, इसकी आंखें हैरत की ज़्यादती से खुली की खुली रह गई। इनके सवाल पे मैं आदम बरो से प्यार करती थी, लेकिन अब? इसने अपनी आंखों में उतरती नमी को पलक झपक कर अंदर धकेला और बात अधूरी छोड़ दी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इनकी बात का क्या जवाब दे। तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने गुज़िश्ता रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुमको समझने में बहुत गलती कर दी। जर्श बलूच ने इससे अपने गुज़िश्ता रवैये की माजरत की। उन्हें बहुत कुछ समझ आ चुका था। मुझे आपके रवैये से कोई शिकवा नहीं, तब हालात ही ऐसे थे। इसने अपने तय समझदारी का मज़ाहिरा किया। जर्श बलूच ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। मुझे इस हवेली का वारिस कब देगी? उन्होंने उम्मीद भरी नज़रों से उसे देखते हुए सवाल किया। कितने साल बीत चुके थे, इस हवेली में किसी बच्चे की कलकारी नहीं गूंजी थी। वो इस हवेली को फिर से आबाद देखना चाहती थी। वारिस, वो क्या होता है? चाहत ने मखमसे में फंसे बलाखिर पूछ ही डाला। लो जी, इधर तो बात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। यारम ये किस सदी से बहू ले आया? हमारे लिए कहीं पिछली सदी से तो नहीं? उन्होंने हैरानगी से उससे पूछा। यारम के लबों पर मुस्कुराहट फैली। मैं समझा दूंगा, आप फिक्र मत करें। आओ चंद मखना कह तो रहा है, समझा देगा। वो मुस्कुराते हुए बोले। तो यारम के लबों पे मुस्कुराहट गहरी हुई। अपने बाबा साएं के अपनी मासा के लिए तर्ज दुखातिब इस्तेमाल करने पे आप भी बच्चों के सामने शुरू हो जाते हैं। उन्होंने फलक बलोच को घूरी से नवाजा। अच्छा ठीक है बच्चों, तुम लोग जाकर आराम करो, काफ़ी रात हो गई है। जर्श, तुम कल शहर से बहू के लिए अच्छे से कपड़े ले आना। जी बेहतर, उन्होंने जवाबा कहा। यारम और चाहत दोनों वहाँ से उठकर बाहर निकल गए और अपने कमरे में चले गए। बहुत अच्छा क्या तुमने बच्ची को माफ़ कर, कि उन्होंने प्यार भरी नज़रों से उन्हें देखते हुए तौसीफ़ी अंदाज में कहा। कैसे ना करती मेरे बेटे की खुशी, इसमें है मेरा बेटा। खुश तो मैं खुश आएँ, अब अपनी जगह पे सो जाएं। सुबह बहुत काम है, जल्दी उठना होगा। वो सुबह कामों की फहरस्त का सोच कर बोलें। हाथ कहाँ है? उन्होंने पूछा। वो तो अपने कमरे में सोने के किए लेट गया था। आतिश अभी तक वापस नहीं आया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। इसे मैंने हमारे गांव में एक बच्ची की शादी थी, वहाँ भेजा था, राशन और कुछ रकम देकर, ताकि शादी के सिलसिले में उनकी थोड़ी मदद हो जाए। सरदार फलक बलूच सूफे से उठकर अपनी जगह पे आ गए और उन्हें बताया। ठीक क्या, आपने आ जाएगा। आतिश समझदार है, वो आप उसकी फ़िक्र मत करें। उन्होंने साइड टेबल पर मौजूद लैंप ऑफ करके कहा। अब ये तो कल का नया अगने वाला सूरज ही बताने वाला था कि कल क्या होना था। अगला पार्ट इंशाअल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।